हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। और मेरा नाम है शिखर पांडे और आज हम डिस्कशन करेंगे आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन सब्जेक्ट की, जिसकी क्लास ये सेकंड होने वाली है। फर्स्ट क्लास मैंने बहुत पहले ली थी, आज से करीब एक हफ्ते या 10 दिन पहले ली थी। और आज इसी की हम सेकंड क्लास लेंगे, जिसमें हम विद्यालय प्रबंधन यानी स्कूल मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए। बस आपने इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में देखते हैं आज हम क्या कुछ कितना सीखते हैं, क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है। गाइस, हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और ये सेकंड क्लासेस आज की होने वाली है। तो शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं क्या है आज। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया था कि आज हम स्कूल मैनेजमेंट यानी विद्यालय प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, उसके अर्थ को देखेंगे, उसकी आवश्यकता को देखेंगे एवं महत्व को देखेंगे। तो मैनेजमेंट नीड एंड इम्पोर्टेंसी ऑफ स्कूल। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है सबसे पहली स्लाइड में। और सबसे पहली स्लाइड में कितनी प्यारी बात लिखी हुई है, जो कि मैंने, अगर एमसीक्यूज आपने मेरी क्लास देखी होगी एमसीक्यूज वाली, तो उसमें भी मैंने यही बताया, शिक्षा जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी शिक्षा निरंतर चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता उत्तम प्रबंधन पर निर्भर करती है। अब प्रबंधन का मतलब जैसा आप वहाँ का प्रबंधन करते हैं, जैसा वहाँ का आप मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्कूल के लिए। बिना मैनेजमेंट के लिए के शिक्षा जो है वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाती है। तो आगे देखते हैं क्या है हमारी स्क्रीन पे। तो अब देखते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट ये सहजन के अनुसार है। सहजन ने क्या कहा है? सहजन ने कहा है कि प्रबंधन विद्यालय की वह जीवनदायिनी शक्ति है। जीवनदायिनी शक्ति है, शक्ति है यानी पावर है, जो संगठन को शक्ति देता है। जो संगठन को क्या देता है? शक्ति देता है। यानी विद्यालय की वह जीवनदायिनी है जो संगठन को शक्ति देता है, संचालित करता है और नियंत्रित करता है। मतलब कि ये विद्यालय को संचालित भी करता है, चलाने का कार्य करता है और उसे नियंत्रित भी करता है। ये प्रबंधन का कार्य होता है। अब प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया या कार्य है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य आते हैं। कौन कौन से तथ्य हैं? नियोजन है, संगठन है, प्रशासन है, निर्देशन है। तो ये आपके, और एक और वजह है ये नियंत्रण है। ये पांचों को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इससे डिस्कशन करने से पहले बस थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसको, जो ये आपने हमने प्रबंधन देखा, प्रबंधन का मतलब होता क्या है विद्यालय में, तो हमने डिफिनीशन तो देख ली। अब हम इसको जैसे हम व्यवहारिक रूप में समझते हैं उस तरह से देखते हैं। तो जैसे ये आपका स्कूल है मान लीजिए, ठीक है, ये आपका स्कूल है मान लिया, और यहाँ पर आपके जो शिक्षक है, प्रधानाचार्य या जो भी हैं वो हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी बेल लगी हुई है, हैंडपम्प, पानी वगैरह है, ये पूरा ग्राउंड है, पूरा घिरा हुआ है। अब ये इनको देखना है, ये क्योंकि प्रबंधक हैं या प्रधानाचार्य हैं जो भी हैं, इनके अगर हाथ में दे दिया गया है कि आप मैनेजमेंट देखेंगे, तो इनको अब सारी चीज़ों को देखना है। यहाँ पर मान लीजिए बच्चे हैं, ठीक है। अब ये अगर अच्छे से प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए सारी क्लासेस हैं, सारी क्लासेस में अलग अलग बच्चे हैं, और अगर अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो होगा क्या? जैसे फर्स्ट बेल लगानी है, और जैसे फर्स्ट बेल 8 AM पर लगानी है, पहला पीरियड जैसे 8 AM पर स्टार्ट होने वाला है, और बेल नहीं लगी, तो बेल नहीं लगेगी तो क्या होगा? बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई हैं, वो अपना इधर उधर खेलते रह जाएंगे। पहली चीज़, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, मान लीजिए बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे बाहर निकलते हैं, ग्राउंड में आते हैं खेलने के लिए, मान लीजिए ग्राउंड है उनका। अब ग्राउंड में जैसे वो आए, तो ग्राउंड में क्या होगा? ग्राउंड में उनको प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? जैसे मान लीजिए उनका ग्राउंड है, यहाँ पे अब यही नहीं, समस्या समस्या ये आ गई है कि ग्राउंड में बच्चे बहुत सारे हो गए हैं, मान लीजिए 50 बच्चे हो गए हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रही, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। मैनेजमेंट क्या होगा कि यहाँ पर जो एक कुशल मैनेजर होगा, यानी जो प्रबंधक होगा, वो इन 50 को टीम में बांट देगा और बोलेगा कि तुम कुछ ऐसा गेम खेलो कि 50 के 50 खेलो, या फिर कुछ ऐसा करेगा कि इसको, इस पार्ट को ही 4 पार्ट में बांट देगा, या 3 पार्ट में, जितने भी पार्ट में कर सकता है वो कर देगा। और बच्चों को अलग अलग पार्ट में, अगर अलग अलग गेम खेलना चाहते हैं तो अलग अलग गेम खेलने के लिए उनको बोल देगा। लेकिन अगर वहीं ये चीज़ नहीं होती है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो ये है हमारा विद्यालय प्रबंधन, जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन में आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन से तात्पर्य है कि विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करना। उसका नियोजन करना, समन्वित करना यानी उसको एडजस्ट करना, और अभिप्रेरित करना यानी उसको मोटिवेशन करना, तथा मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में समन्वय करना। मानवीय एवं भौतिक, अब भौतिक स्रोत जैसे आपका बेल हो गया, जो घंटी लगती है, ये आपका भौतिक स्रोत हो गया। मानवीय क्या हो गया, जैसे मान लीजिए पियून है जो बेल लगाता है, तो ये मानवीय हो गया। तो पियून घंटी बजाता है इस अकॉर्डिंग टू किसके, वेल के, टाइम के अनुसार बजाता है। और टाइम क्या है हमारा, ये भी भौतिक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि विद्यालय से विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट उद्देश्य में आपका ज्ञान प्राप्त हो गया, शिक्षण कौशल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार से पढ़ाया भी जाता है, बच्चों को विभिन्न तरीके से समझाया भी जाता है, और उनको ज्ञान अर्जित कराया जाता है। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उसमें खेल कूद प्रतियोगिता वगैरह भी कराई जाती है, जो ये सब चीज़ें आती है। तो ये विशिष्ट उद्देश्य हो गए। शिक्षा प्रदान करना विशिष्ट उद्देश्यों में आप कह सकते हैं। ये वही कह रहा है कि मानवीय एवं भौतिक स्रोतों में, अब भौतिक स्रोतों में बेल ही नहीं है, भौतिक स्रोतों में बहुत सारी चीज़ें हैं। चार्ट पेपर है, आपका ऑडियो वीडियो मेथड है, या आप जिस मेथड प्रोजेक्टर मेथड से पढ़ा रहे हैं तो वो और बेस्ट है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और मानवीय यानी जो बच्चा है उसको ये सारी चीज़ें बेहतर ढंग से समन्वय कर पाए, एडजस्ट कर पाए, माइंड में समझ सके, इसके लिए भी प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस टाइम पे प्रोजेक्टर से पढ़ाना है और किस टाइम पे ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना है, किस डे पे हमें क्या कराना है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, ये सब आपके मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। प्रेयर अगर स्टार्ट हो रही है तो बच्चों को किस लेन में या किस तरीके से खड़ा किया जाए कि सारे बच्चे खड़े हो जाएं और अच्छे से प्रेयर करें, और सब पर जो प्रबंधक होगा या टीचर होगा सब पर उसकी नज़र भी हो बच्चों पर। इससे क्या होगा कि बच्चे प्रेयर में अच्छे से प्रतिभागी लेंगे, साथ साथ वो प्रेयर को करेंगे भी। प्रेयर को करने से अच्छे गुण आएंगे, अच्छी चीज़ें उनमें विकसित होंगी, अच्छा बहुत सारी चीज़ें नैतिक गुण वगैरह उनमें विकसित होंगे। तो देखते हैं आगे विद्यालय प्रबंधन में सहायक क्या क्या हैं। तो प्रबंधक शिक्षक कौन कौन से हैं। देखो, प्रबंधक है, शिक्षक है, प्रधानाचार्य है, कर्मचारी है, छात्र हैं, अभिभावक हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री जिसको हम टीएलएम बोलते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल आदि प्रक्रियाएं निहित हैं। तो विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन से सहायक हैं, प्रबंधक, शिक्षक, और कौन से हैं, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, छात्र हो गया, अभिभावक हो गया, शिक्षण अधिगम सामग्री हो गई, और शिक्षण प्रक्रिया हो गई, यानी जो पढ़ाने का तरीका है। आगे देखते हैं क्या है। एक सफल एवं प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या विशेषताएं हैं। विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए। अब जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा टाइट ही हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया, कि तुम अगर बच्चा मान लीजिए किसी वजह से 8:05 पे आता है तो उसको अंदर ही न जाने दिया जाए, या 8:02 पे आता है तो उसको अंदर जाने न दिया जाए। इससे होगा क्या, उसको नुकसान हो जाएगा, पूरा एक दिन का नुकसान हो जाएगा। आप उसको अल्टीमेटम देके समझा के आप उसको बोल सकते हैं, वहीं कर आप वापस कर देते हैं तो ये तो बात है कि नेक्स्ट डे से तो वो पहले आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उसका उस दिन का छूट जाएगा। तो विद्यालय प्रबंधन बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लचीलापन भी होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। और व्यवहारिकता से मतलब है कि टीचर है वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के साथ साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करे। अब आया उल्टी सीधे बातें बोल रहा है, सिर्फ पढ़ा रहा है और कुछ बात ही नहीं कर रहा है, इनमें इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर कोई गुणों का विकास होगा ही नहीं। वो केवल वही चीज़ें जो लिख दिया, कुछ टीचर होते हैं, मैं अब किसी को बोलूँगा नहीं, लेकिन जब मैं सब पढ़ता था तो होता क्या था, एक पीरियड हम लोगों का चलता था, उसमें आप लोगों को भी साथ हुआ होगा, उसमें टीचर आते थे और ब्लैक बोर्ड पे अपना लिख के बात करके चले जाते थे। बच्चे अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब उनको होता ही नहीं था। वो अपना आए, आधे घंटा का पीरियड होता था, आधे घंटे में वो अपना ब्लैक बोर्ड में लिखे बैठे या अपनी किताब पढ़ रहे हैं, उनसे उसको कोई मतलब नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, वो अपना बस मस्त रहते थे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगला क्या है कि राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक तथा दार्शनिक नीति मूल्यों के अनुरूप हो। अब सामाजिक, जो समाज में अच्छे मूल्य हैं वो उनको सिखाया जाए, राजनीति की चीज़ें थोड़ी बहुत हैं, सामाजिक जो मानदंड है वो उनको सिखाया जाए, दार्शनिक चीज़ें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये चीज़ें उनको सिखाई जाएँ, बताई जाए। अब विद्यालय प्रबंधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो विद्यालय प्रबंधन शिक्षा प्रक्रिया का मूल आधार है तथा कार्यक्षेत्र है जहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संपादन किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन करते हैं, जैसा कि जानते हैं आप सभी, जिसका आकलन छात्रों के विकास तथा उपलब्धियों अथवा व्यवहार परिवर्तन से किया जाता है। अब बच्चे को आपने मान लीजिए पढ़ाया, और पढ़ाने के साथ अच्छे से आप उसके साथ पूरे 6 महीने पेश आए, तो उससे होगा क्या,
हम उसका पेपर लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, परीक्षा के माध्यम से हम ये देखते हैं और उसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन के माध्यम से हम उसके व्यवहार को देखते हैं कि उसके व्यवहार में कुछ चेंजेस आया या नहीं, वो लोगों के साथ अच्छे से मिलजुल कर बात कर रहा है या नहीं, अच्छे से एक्टिविटी कर रहा है या नहीं। और परीक्षा से हम ये देखते हैं कि जो हमने सिखाया है वो उसने कितना अधिक या कितना कम या कितना सीखा है। तो ये चीज़ें होती हैं विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत। अब उसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमने देख लिया कि उनके व्यवहार परिवर्तन से किया जाता है। आगे क्या है कि प्रत्येक विद्यालय के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं और उनकी सफलता पूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब हर एक विद्यालय अपने में विशिष्ट होता है। आप देखते होंगे विशिष्टता की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो आप जानते देखे होंगे कई बार, कई सारे विद्यालयों में बोलते हैं कि अरे वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, या वहाँ पे साइंस की अलग लैब है, या वहाँ पे हर सब्जेक्ट की अलग अलग लैब है, मैथ की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, फिजिक्स की अलग है। बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, या खेल कूद करने के लिए अलग अलग तरह के ग्राउंड है। तो ये सारी चीज़ें उनके जो हैं वो लक्ष्य के अंतर्गत, कि कहने का मतलब अगर वो ज़्यादा चीज़ें लैब ज़्यादा चीज़ें करा रहे हैं तो बच्चों को अच्छी फैकल्टी दे रहे हैं, तो वो बेहतर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को बेहतर उनका समझ है उसको और विकसित करना चाहते हैं। ये उनके सफल लक्ष्य हो जाते हैं। आदर्श उनके हो जाते हैं अगर ऐसी चीज़ें हैं तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होगा, डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा उसमें देखने को मिलेगा। अब डिसिप्लिन से बच्चों के अंदर भी डिसिप्लिन आता है, अच्छी चीज़ें आती हैं, जैसे गंदी चीज़ें, गंदगी ना फैलाना। आप देखते होंगे बड़े-बड़े स्कूलों में अगर कहीं गए होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ पे अगर आप इधर-उधर खा के कुछ चीज़ें फेंक नहीं सकते हैं। तो इससे बच्चों में क्या होता है, एक तरह से मैनेजमेंट अच्छा सा आता है। फिर वो बच्चा व्यवहार घर में भी ऐसा करने लगता है, कुछ खाता-पीता है तो इधर-उधर ना फेंक के डस्टबिन होती है तो डस्टबिन में फेंकता है। तो ये चीज़ें उसके प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय के आती हैं। विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना है। अब सामाजिक संरचना है मतलब कि क्रिएटिज्म है, कहने का मतलब सामाजिक मानदंड जितने भी पहलू वगैरह हैं सब विद्यालय से ही बच्चों के अंदर आते हैं, या सामाजिक पर्यावरण में भी आते हैं, किंतु उनकी जो नींव होती है वो उसका विद्यालय से स्टार्ट होता है औपचारिक तौर पर। अनौपचारिक शिक्षा तो उसके परिवार से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने क्वेश्चन सीरीज देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या है। बिना किसी प्रभावशाली प्रबंधन के विद्यालय में अव्यवस्था फैल जाने की संभावना होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर प्रभावशाली प्रबंधन नहीं है, प्रबंधन अगर टीचर की जो प्रबंधक है या टीचर हैं जो भी हैं जिनका चलता है, उनका अगर बच्चे कहना नहीं मानते हैं, उनके कर्मचारी उनका कहना नहीं मानते हैं, तो अप्रबंधन कई बार फैल जाता है। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा कहता है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य आ गए। अब उद्देश्य से पहले मैं बस ये आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि प्रबंधन में आपका जो भी शिक्षक है उसका ये उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने स्कूल को, अपने विद्यालय को बेहतर ढंग से गाइड करे, मतलब कि उसका एक बेहतर ढंग से मार्गदर्शन करे। आप ये बोल सकते हैं, ये बोलना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। एक कुशल शिक्षक जो होगा वो बेहतर मार्गदर्शन कर सकेगा, कुशल के साथ साथ प्रभावशाली भी हो। इससे होगा कि उसका प्रभाव, उसकी बातों का प्रभाव उसके कर्मचारियों पर, उसके छात्रों पर, उसके विद्यालय के जितने भी लोग हैं सब पर अच्छे से पड़ेगा। इससे जो मैनेजमेंट होगा वो बेहतर होगा। आगे देखते हैं क्या है हमारा विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। तो विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों के बारे में चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या है। पहला है शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति की जाए। अगर बुना दिया गया है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 15 चैप्टर तक कराना या 10 चैप्टर तक कराना है या 10 यूनिट तक कराना है, तो वो फिर कंप्लीट होना चाहिए और बेहतर ढंग से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने दिए जा रहे हैं और आपको 10 से 15 यूनिट दी जा रही है। आप बेहतर ढंग से कराइए तो बेहतर ढंग से तैयार हो जाएगा। मिलजुल कर रहने की कला सिखाना। अब साथ साथ रहकर, जैसे 10 बच्चे एक साथ, 10 बच्चे एक साथ, अब ये अलग अलग हैं। अगर स्कूल में आते हैं तो सब एक साथ हो जाते हैं। तो सामूहिक भावना, सामाजिक भावना, यहीं से ये एक तरह की ये भी एक भावना है, विकास होता है सामाजिकता का। विकास यहीं से होता है कि वो एक साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन तथा संयोजन करना। अब विद्यालय में जैसे मान लीजिए पेड़ लगवाए जा रहे हैं, पौधारोपण हो रहा है, वृक्षरोपण हो रहा है जिसको बोलते हैं। अब अगर बेहतर ढंग से आपने बच्चों को सिखाया है, आप बच्चों को अच्छी गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, देश के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, तो उसको इन सारी गतिविधियों में, जैसे वृक्षरोपण है तो वृक्षरोपण में उसको आप साथ लीजिए।
वृक्षारोपण उससे करवाइए। अगर वो 2 वृक्ष आज लगा रहा है तो भविष्य में उसको पता होगा और वो बोलेगा कि ये पेड़ मैंने अपने बचपन में लगाया था, आज देखो कितना बड़ा हो गया है। वो जब ऐसी बातें बच्चों को अपने बताएगा तो बच्चों के अंदर भी आएगा कि मेरे पिताजी ने लगाया है, तो क्यों ना मैं भी 2 वृक्ष लगा दूँ। तो 2 से 2 2 2 सोच सकते हैं, अगर आपने 10 बच्चों को करा दिया और उन 10 बच्चों ने वृक्ष लगाया तो कितने वृक्ष हो गए? 10 इंटू 2 20 हो गए। अब उन 20 के बच्चों ने अगर 2-2 या 4-4 वृक्ष अगर मान लीजिए और अच्छे से मोटिवेट कर दिया, 4-4 लगा दिया, तो कितने हो गए? आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा जो एनवायरनमेंट है कितना ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा इन सारी चीज़ों से। विद्यालय में सहयोग की भावना लाना, जटिल कार्यों की सुलभता करना। अब सहयोग की भावना अगर उनमें आपस में होगी तो किसी भी समस्या का वो हल आपस में मिलजुल कर निकाल लेंगे। मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट कार्य दिया, अब एक बच्चा उसको नहीं कर पा रहा है, वहीं पे अगर 10 बच्चे उसको मिलकर करेंगे तो बेहतर ढंग से कर लेंगे। या मान लीजिए कोई समस्या आ गई आपके विद्यालय में, छोटी सी कोई समस्या आ गई, उस समस्या को अगर सभी लोग एक साथ सहयोग करके मिलजुल कर रहेंगे तो बेहतर ढंग से उस समस्या का सॉल्व हो सकता है। जैसे हम लोगों में जब हम लोग पढ़ते थे तो एक बार एक हुआ क्या था कि हमारे जो प्रबंधक थे उनको पकड़ने के लिए पुलिस आ गई थी, बिना किसी बात के, ऐसे ही फिजूल में। तो हुआ क्या कि हुआ ये था कि हम लोगों ने क्या किया, जितना हमारा क्लासेस थी, जितने बच्चे थे वो सारे, हम शिक्षक बहुत अच्छे थे तो सारे बच्चे सारे टीचर सब एक हो गए और सब जाके उनके सामने हम लोग खड़े हो गए। टीचर से पहले हम लोग खड़े थे, उन लोगों को फिर आप अंत में हुआ ये कि उनको हार कर जाना पड़ा। तो ये आप सहयोग की भावना मान सकते हैं। कहने का मतलब, एक की समस्या है तो ये नहीं कह रही उसकी समस्या है, उस एक की समस्या के लिए 10 खड़े हो जाएं, और जब कल इन 10 की समस्याओं में से किसी एक की समस्या होगी तो ये एक भी उसके लिए खड़ा हो। ये है सहयोग की भावना। आपस में मिलजुल कर रहने से सहयोग की भावना जागृत होती है। आगे क्या कहता है, विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना चाहिए। सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाना चाहिए, जैसे प्राइमरी स्कूल में जो होते हैं सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाए जाते हैं। निरंतर मूल्यांकन को प्रभावी बनाना, जैसे प्रधान एवं छात्रों का संबंध हो गया, प्रधानाचार्य एवं छात्रों का संबंध। निरंतर मूल्यांकन को प्रभावी बनाना, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, जिसमें रचनात्मक हो गया, यानी उसको क्रिएटिविटी बनाना, और योगात्मक के अंदर हम जो भी क्रिएटिविटी उसमें होती है उसका हम परीक्षण करते हैं, उसको हम जांचते हैं। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य से संबंधित निम्नलिखित कार्य हैं। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण करना, जो उद्देश्य है पहले उनको बनाना, फिर अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वय करना, जो उद्देश्य आपने बनाया है उसमें उस टीचरों को इंक्लूड करना। जैसे आपकी अभी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, तो उनका उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षा दिया जा सके, एक अच्छे वे से शिक्षा दिया जा सके। उसमें वो पहले चीज़ों को चेंज करते हैं और चीज़ों को चेंज करने के बाद उन चीज़ों को चेंजेस से, जैसे जो शिक्षक हैं उनको भी उन चीज़ों में ढालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे विद्यार्थियों को वर्गीकरण एवं समूहीकरण करना, विद्यार्थी जो है उनका वर्गीकरण करना एवं उनको समूहों में बांटना, वर्गीकरण करना उनका। आगे क्या है, पाठ्यक्रम नियोजन के कार्य करवाना एवं उनका विभाजन करना। ये सारी चीज़ें आपके प्रबंधन के अंदर की आती हैं। जैसे मैंने बताया कि हाफ अर्ली में इनको 10 यूनिट दे दी, 10 यूनिट दे देगी, हाफ हाफ करके दे दिया गया, तो ये एक तरफ से बेहतर विभाजन हो गया। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, कि कोई भी चोरी चकारी नहीं करेगा, ना ही कोई गलत कार्य करेगा, गाली गलौज भी नहीं करेगा, ये आपका अनुशासन में आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अनुशासन में आ जाती हैं। स्वच्छता का जो मैंने बताया कि डस्टबिन है में इस चीज़ों को फेंकना, जो कूड़े कबाड़े या जो भी खाता पीता है उसकी झिल्ली रैपर जो भी होता है। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का गठन करना, योग दिवस जो होता है उसको सेलिब्रेट करवाना विद्यालय में बच्चों में, योगा का महत्व बच्चों को बताना, स्वास्थ्य के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। विद्यालय के कार्यालय की देखभाल करना, अब कार्यालय गंदा ना पड़ा हो, कार्यालय के रजिस्टर मेंटेन हो, ये सारी चीज़ें भी करना। विद्यालय का बजट बना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने इस अगले अगर मान लीजिए 6 महीने में आपने बजट बना लिया है कि मुझे ये, या आपने नियोजन कर लिया है, कहने का मतलब उद्देश्य तैयार किए हैं, और आपको अगर पता है कि मेरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इतने हज़ार रुपये या इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पहले से पता होगा और आप उसके लिए शुरुआत कर देंगे, चीज़ों को भेजना शुरू कर देंगे, प्रस्ताव भेजना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने बजट नहीं बनाया है और आपने उद्देश्य अपना निर्धारित कर लिया है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना, कि किस बच्चे ने कितना बेहतर प्रयोगों से सीखा है, या हमारी शिक्षण विधियों से, या किस प्रकार से कितना सीखा है, कौन कितना सीख रहा है, कौन कितना आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन करना। बच्चों में आपस में मिलकर कार्य करने की भावना विकसित करना, जैसे कि मैंने बताया वृक्षारोपण के द्वारा या अन्य गतिविधियों के द्वारा ये किया जा सकता है। आगे क्या कहता है कि अध्यापकों की योग्यता के अनुसार कार्य विभाजन करना।
अब योग्यता का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे सभी शिक्षक जो हैं योग्य होते हैं, लेकिन हर कोई हर वक्त काम नहीं कर सकता है। जैसे कोई अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, कोई अच्छा पढ़ा सकता है, कोई अच्छा शिक्षण वीडियो से पढ़ा सकता है, कोई ऑडियो वीडियो मेथड से बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, कोई ऑडियो मेथड से अच्छा पढ़ा सकता है, कोई चार्ट से बेहतर पढ़ा सकता है, कोई अपना खुद से कहने का मतलब स्पीच दे के बेहतर ढंग से बच्चों को मोटिवेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों के अनुसार यानी उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य दे देना। गृह विद्यालय एवं समाज के कार्यों का समन्वय करना, यानी जो घर के काम हैं, जो विद्यालय के कार्य हैं एवं समाज के कार्य हैं, उन सभी का समन्वय उनको समझाना, उनको समन्वय कर लेना। कहने का मतलब विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य कराना, जैसे इस लड़कियों को होता है तो देखिए अब कुकिंग कराया जाता है ना, इसी इसी वजह से कराया जाता है, क्योंकि ये गृह गृह और समाज सबका एक बेहतर ढंग से कार्य है। कहने का मतलब उनका एक कुशल है, कुशल बोल सकते हैं, कौशल है बोल सकते हैं, तो ये उनका कार्य होता है। आगे देखते हैं हम क्या है। आगे विद्यालय प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व। विद्यालय प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में देखते हैं। संगठित ज्ञान को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने के सबसे व्यापक, महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम विद्यालय है। सुसंगठित ज्ञान को, ठीक है, जो सुसंगठित ज्ञान है उसको वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी तक व्यापक रूप से पहुंचाने का माध्यम विद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था ही है। अगर बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं है तो आप कितना अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा से नहीं हो पाएगा। अच्छे शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या अच्छी चीज़ों से पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल ऐसे किताब से बकते चले जा रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं होगा। अगला है विद्यालय संगठन व्यक्तियों को ऐसा समूह होता है जिसके कुछ उचित उद्देश्य निश्चित होते हैं। अब जो विद्यालय संगठन होता है, इसके जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक जो शिक्षक है उसका उद्देश्य कुछ न कुछ निश्चित होता है कि तुमको ये गतिविधि करानी है, तुमको ये कार्य विधि करानी है, या तुमको इस मेथड से ये कराना है। तो सबका अलग अलग अपना बटा होता है, किसी को प्रैक्टिकल कराना है, किसी को कुछ कराना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नवत रूप से हम देखते हैं। सतत प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का महत्व। अब प्रबंधन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है, प्रबंधन का भी बंद नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अनुशासन है तो ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि 4 दिन अनुशासन चला, 4 दिन गाली मत दो, 5वें दिन आप गाली दो, या इधर उधर कूड़ा कचड़ा फेंकना शुरू कर दो। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि इससे किसी भी क्षेत्र का प्रबंधन बाधित नहीं होता, अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र का प्रबंधन बाधित नहीं होता, यानी जो बच्चों के विभिन्न पक्ष होते हैं, कौशलात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, ये सारे पक्ष जो होते हैं ये बाधित नहीं होते हैं, बल्कि इनका और बेहतर ढंग से विकास होता है और इससे अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। बच्चे बेहतर ढंग से सीखेंगे तो अनुकूल परिणाम बेहतर ढंग से प्राप्त ही होंगे, और वहीं पे नहीं सीखेंगे तो बेहतर कहाँ अनुकूल प्राप्त होंगे, फिर तो वो प्रतिकूल हो जाएंगे। अगला कहता है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विभिन्न प्रकार की नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। अब सर्वांगीण विकास बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे मैंने बताया कि बच्चे का कोई एक पक्ष न देखकर उसका कौशलात्मक, भावात्मक, संवेगात्मक, क्रियात्मक, जितने भी पक्ष आते हैं, शारीरिक पक्ष जो भी है, बौद्धिक, और जितने भी पक्ष हैं, सारे पक्षों को विकास के लिए विभिन्न तरीके से योजनाओं का निर्माण किया जाता है। जैसे अब बच्चे को आपने बेहतर ढंग से सिखा दिया है, अब आप देखना चाहते हैं कि कितना एक्टिव है, उसका शारीरिक कितना मजबूत है, उसके लिए आपने रेसिंग करा दी, या फुटबॉल का कोई मैच करा दिया, या कुछ और, या कोई कार्यविधि करा दी, जैसे पेड़ रोपण, आप पौधे रोपण आपने कार्य करा दिया, तो इसमें बच्चों का बिल्कुल एक्टिविटी के बारे में आपको पता चल जाएगा। या आपने कोई और अच्छी एक्टिविटी करा दी, इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर नई नई योजनाओं का निर्माण करने से उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है, यानी संरचनात्मकता बढ़ती जाती है। विद्यालय प्रबंधन में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठशालागामी क्रियाओं को संचालित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की पाठशालागामी क्रियाएं हैं, जैसे मैं आपको इस समय विद्यालय प्रबंधन पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप देख भी रहे हैं और मेरे बोल रहा हूँ तो आप सुन भी रहे हैं, और विभिन्न प्रकार से मैं चीज़ों को बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरह से आ जाती हैं इसी के अंतर्गत। अब लाइव आकर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन वॉच टाइम बढ़ ही नहीं रहा है, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम यही है। आगे देखते हैं कुछ जुगाड़ होता है तो करते हैं, जिससे छात्रों का शारीरिक, मानसिक एवं अन्य क्षेत्रों का विकास हो जाता है। अब शारीरिक का भी हो गया, मानसिक का हो गया, और अन्य क्षेत्र जैसे मैंने बताया बौद्धिक का हो रहा है। अगर आप उनको बेहतर ढंग से करा रहे हैं चीज़ें, पौधारोपण बेहतर ढंग से करा रहे हैं और बता रहे हैं उनको कि पौधारोपण से क्या होता है, तो शारीरिक कार्य हुआ। अब उनको ज्ञान आपने दिया कि पौधारोपण से क्या होगा क्या नहीं, तो उनका बौद्धिक भी हो गया। अब भावात्मक, उनका फीलिंग्स में अगर ले लिया कि मान लीजिए कि आपने बताया कि इस चीज़ का पेड़ है, ये बहुत पेड़ जो हैं इनमें भी जान होती है, इनमें भी, और ये भी हवा सांस लेते हैं हमारी तरह, तो इससे उनमें भावनाएं जागृत होंगी कि इनको काटना नहीं चाहिए, इनको बेहतर ढंग से
जो भी चीज़ें हैं इनको प्रोवाइड करानी चाहिए। जैसे हम लोगों को खाना पानी चाहिए वैसे इन लोगों को भी न्यूट्रिशन चाहिए, अपना पाँस वगैरह जो भी है, खाद वगैरह या पोटेशियम कैल्शियम जो भी चीज़ें हैं इनको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इससे उसके विभिन्न बच्चों का विकास होता है। आगे कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए योग्यता के आधार पर ही शिक्षकों व कर्मचारियों को कार्यभार सौंपना चाहिए। अब इसीलिए आपके जो प्राइमरी में इतने सारे टेट रख के पेपर रख दिए गए हैं, इसी के लिए रख दिए गए हैं। पहले क्या होता था कि पहले इतना सा नहीं होता था। पहले आप अगर बीटीसी किए हैं तो आपको टीचर तुरंत कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब ऐसा किया जा रहा है कि आपको पता है सबको कि अब जो है अगर योग्य शिक्षक नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। कहने का मतलब नींव जो होती है वो बच्चे ही होते हैं, और अगर किसी मकान की नींव ही अगर आपने ख़राब कर दी तो मकान कितना भी बेहतर ढंग बड़ा बना लीजिए, वो एक ना एक दिन ढह जाएगा। इसलिए बोला जाता है। देखिए कितने सारे टेट के एग्ज़ाम रख दिए गए हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, हो सकता है इसके बाद भी कोई इंटरव्यू वगैरह रख दें, केवीएस में जैसे है आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब जैसे कर्मचारी हूँ वैसा कार्यभार। अब प्यून है मान लीजिए, ठीक है, अब उसको आपने बोल दिया जाओ क्लास में पढ़ाओ, तो क्या ऐसा संभव है? प्यून बच्चों को पढ़ा सकता है? कुछ देर बच्चों को शांत ज़रूर करा सकता है, उनको डाँट के या किसी तरीके से करके या कैसे भी करके उनको बहला के। लेकिन वो अब आप सोचिए कि वो बेहतर ढंग से उनको विभिन्न कौशलों के द्वारा या विभिन्न शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा वो पढ़ाए, तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ ज्ञान है ही नहीं। अब आगे क्या देखते हैं, समाज के विकास में प्रबंधन सहायक होता है। जैसे मैंने बताया, यह श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध कराने में विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ हैं। जैसे चार्ट हो गए आपके, जितने भी प्रकार के हो गए, या आपके ऑडियो वीडियो मेथड हो गए, या जो भी चीज़ें हैं उनके क्लिप्स वगैरह हो गए, फ्लैश कार्ड हो गया आपका, ये सारी चीज़ें हैं। रोज़गार के अवसरों को पैदा करने में भी है प्रबंधन। कहीं पे भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं तो बेहतर ढंग से वो होगा। अगर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो नहीं चल पाएगा, कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। लोगों के भले के लिए नवीन तकनीकों को अपनाने बुद्धि एवं विकास के मार्ग में चलने में सहायक होता है। आगे क्या है, प्रत्येक संस्था प्रबंधन के द्वारा ही आगे बढ़ती है एवं उसकी गुणवत्ता और यश में बढ़ोतरी होती है। उसके यश में बढ़ोतरी होती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। अब जैसे मैंने बताया कि विभिन्न स्कूल होते हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि आप कुछ भी खा के फेंक नहीं सकते हैं। कोई स्कूल तो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप हिंदी में बात ही नहीं कर सकते हैं। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश आती है तब आपको लिया जाएगा, नहीं आती तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये उनका एक सिस्टम है, उनकी एक गुणवत्ता है। उन्होंने अपना यश को, अपने स्कूल के नाम को आगे बढ़ाए रखने के लिए, सबसे ज़्यादा आगे रखने के लिए नए नए रूल्स लगा दिए हैं, नए नए नियम लगा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके प्रबंधन में आ जाती है। प्रबंधन के अभाव में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है, विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अतः प्रबंधन विकास की दिशा निर्धारित करता है। अब अगर उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है तो साधारण सी बात है कि बिना प्रबंधन के दिशा निर्धारित ही नहीं की जा सकती है। पाठ्यक्रम आप निर्धारित नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों को, आप टीचर को बोल दिए पढ़ाओ, वो पढ़ा रहे हैं, अब 6 महीने में पूरा हो रहा है कि नहीं 8 महीने में पूरा हो रहा है, कोई वही नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम ही है क्योंकि उससे बच्चों का नियम के कहने का मतलब समय की अवधि के अंदर कोर्स पूरा नहीं होगा और पूरे कोर्स को हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि 6 महीने का कोर्स अगर 8 महीने में कर रहे हैं तो अगले 6 महीने के कोर्स को वो 10 महीने में करेंगे। कहने का मतलब सत्र ही समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ इसलिए प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। प्रबंधन अपने संगठन को इस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है एवं उसका नेतृत्व कर सकता है जिससे प्रत्येक सदस्य संगठन के उद्देश्य में योगदान देते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। अब इसमें एक बोलता क्या है कि अतः प्रत्येक विद्यालय को निम्नलिखित तथ्यों का पालन करना चाहिए या अनुसरण करना चाहिए। शिक्षा प्रजातांत्रिक दर्शन होगा होना, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य की स्वतंत्रता होना, शिक्षा प्रक्रिया छात्र केंद्रित हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी पॉइंट यही है। और आपके लिए फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने कल की सीरीज में देखा होगा तो भी वहीं पे था कि जो आज की शिक्षा व्यवस्था है ये किस प्रकार की है। कहने का मतलब विद्यालय केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, या छात्र केंद्रित है। तो आपने सुना होगा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, CCE जिसको बोलते हैं। तो आज की जो हमारी एजुकेशन चल रही है वो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है, यानी आपके बच्चे के अनुसार बच्चे के विभिन्न पक्षों को, बौद्धिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, क्रियात्मक जितने पक्ष हैं उनके अनुसार उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष को देखकर उनको पढ़ाया जाता है। लचीलापन, अनुकूलन व स्थायित्व भी होना चाहिए। अब विद्यालय मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, उनको लचीलापन नहीं है। लचीलापन का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कठोरता है कि आपने दे दिया, एक चैप्टर दे दिया, बोले कि कल मैं इसको पूरा सुनूंगा, और जिसको नहीं याद रहेगा मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा।
थोड़ा सा लचीलापन कहिए। हो सकता है किसी की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी हो, वो उसी दिन याद कर सकता है, उसके अगले दिन याद कर सकता है। हो सकता है किसी की बौद्धिक क्षमता कम हो, का समझने की क्षमता कम हो, तो वो दूसरे दिन याद करके लाए, तीसरे दिन याद करके लाए। हाँ, एक समय निर्धारित कर दीजिए, बट इतना बाउंडेशन नहीं, थोड़ा सा लचीलापन जरूर होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि एक चैप्टर को 1 महीने में तैयार करके लाए। तो कहने का मतलब हर चीज़ के अच्छे इफेक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी होता है और निगेटिव पॉइंट भी होता है। अनुकूलन होना चाहिए। अनुकूलन का मतलब अनुकूलन की 2 स्थितियाँ आती हैं, जैसे जानते हैं। शाम में देखने का मतलब आपका एडजस्टमेंट आ जाता है, और आपका आता है समायोजन। एक समायोजन हो गया, एक आत्मसातकरण हो गया। आत्मसातकरण और समायोजन कई बार मैंने बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ। किसी नई परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेना, ये आपका समायोजन है। आत्मसातकरण उस परिस्थिति को आप हर रोज़ देख रहे हैं और आपने उसको फिर से आत्मसात कर लिया है। कहने का मतलब, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं डेली और आपको पता है कि किक मार के बाइक को स्टार्ट करना है, तो ये आपके लिए आत्मसातकरण है। लेकिन अगर आपको कई नई गाड़ी मिल गई और उसमें सेल्फ दिया हुआ है, तो ये आपके लिए समायोजन होगा। तो यहीं तक ही आज की क्लास। थैंक यू सो मच। बस निवेदन इतना ही है कि बस अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।